एक बहू सुबह सुबह चाय लेकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। जैसे ही वहाँ पर वो देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। टेबल पर एक खत लिखा हुआ पड़ा था तो बहू उसको हाथ में लेकर पढ़ने लगती है और जैसे ही उस खत को पढ़ती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद इतनी ही देर में उसका पिता वहाँ पर आ जाता है और उसको संभालता है। अब क्या लिखा हुआ था उस खत के अंदर ऐसा जो उसे पढ़कर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी स्टार्ट होती है गुड़गांव के अंदर एक फ्लैट से। वहाँ पर दो पति पत्नी जल्दी जल्दी से तैयार हो रहे हैं। जो पति है वह अपनी पत्नी से कह रहा है कि जल्दी से तैयार हो, वैसे ही मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई, हमें जल्दी से जाना है। इसके बाद पत्नी भी जल्दीबाजी में तैयार हो रही है। दरअसल दोस्तों जो पति है उसका नाम संदीप है। ये दोनों गुड़गांव के अंदर रहकर जॉब किया करते हैं। यहाँ पर इन्होंने किराए का फ्लैट ले रखा है और उसी के अंदर रहकर गुड़गांव में जॉब किया करते हैं। आज वीकेंड था तो वीकेंड पे ये लोग अपने माता पिता से मिलने के लिए जा रहे थे, यानी कि संदीप के माता पिता के पास जा रहे थे। अब इसके बाद ये लोग तैयार होते हैं और वहाँ से अपने माता पिता के घर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर संदीप डोरबेल बजाता है। अंदर से संदीप की माँ, जिसका नाम था सरला, वह दरवाज़ा खोलती है और अपने बेटे को देखते हुए एकदम खुश हो जाती है। बेटा पैर छूता है और उसे अच्छी तरह से वह आशीर्वाद देती है। तभी जो उसकी बहू साइड में खड़ी हुई थी, जिसका नाम था संगीता, वह अपनी सास के पैर छूती है। लेकिन जैसे ही सास के पैर वो बहू छूती है तो वो एकदम मुंह को चढ़ा लेती है और कहती है कि बस बस साइड हट जा। ऐसा कहकर वो अपने बेटे को अपने घर के अंदर लेती है। साथ में पीछे पीछे उसकी बहू भी आ जाती है। अब उसके बाद जो बेटा है वो कहता है कि माँ, पिताजी कहाँ गए? तो बताती है कि पिताजी बाजार गए हैं सब्जी लेने के लिए, अभी आते होंगे। तू ऐसा कर, तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय बना देती हूँ। तभी जो बहू है वो कहती है कि माँ जी चाय मैं बना दूँगी। तभी संदीप की माँ एकदम से ताना मारते हुए संगीता से कहती है कि तू चाय क्यों बनाएगी, तू तो मेहमानों की तरह आई है, तू बैठ, मैं चाय बना देती हूँ। ऐसा कहकर जो संगीता है वो संदीप की तरफ देखने लगती है और चाय बनाने के लिए धीरे धीरे किचन के अंदर चली जाती है। उसकी सास अपनी बहू को अंदर जाते हुए देखकर वापस आकर अपने बेटे के पास बैठ जाती है। बेटे को देखकर कहती है कि बेटा, तेरी तो आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं, तू कुछ खाता पीता नहीं है क्या? इतनी ही देर में संगीता भी वहाँ पर आ जाती है। तभी संगीता कहती है कि माँ जी, हम लोगों ने जिम ज्वाइन किया है और उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी जो संदीप की माँ है वो एकदम से उसको धुतकारती है और कहती है कि तुझे किसने पूछा? एक तो वैसे ही मेरे बेटे को यहाँ से मुझसे छीन कर ले गई नौकरी के बहाने, और ऊपर से अभी तो मुझे अकल और बता रही है। तू अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखती होगी इसका, इसी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो संदीप है वो अपनी माँ को चुप कराते हुए कहता है, अरे माँ, तुम भी खामा इससे लड़ने में लग पड़ी। अरे माँ, वहाँ पर रहने के लिए मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, मेरा काम था इसलिए मैं गया हूँ, ये भला मुझे कहाँ ले गई है। थोड़ी ही देर में पिताजी आ जाते हैं और पिताजी आने के बाद अपने बेटा बहू का हालचाल पूछते हैं। बेटा वो उसके पैर छूते हैं और दोनों को वो बराबर आशीर्वाद देते हैं। अब उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद शाम हो जाती है। शाम को अपने माता पिता के पास रुकते हैं और अगले दिन सुबह सुबह जल्दी से वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो संगीता संदीप से कहती है कि देखा, तुम्हारी माँ आज भी मुझको ही दोषी मानती है और मुझसे इस तरह से बातें करती है। उसके बाद संदीप कहता है कि अरे कोई बात नहीं, आखिर हमारी माँ है, उसकी थोड़ी बहुत बातों को सहन कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। संगीता थी वो भी काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। वो भी कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके ऐसे ही दिन है। इसके बाद वो लोग गुड़गांव फ्लैट पर चले जाते हैं और वहां जाने के बाद अपनी नौकरी को दोबारा से जारी कर लेते हैं। अब हर वीकेंड पर वो अपने माँ बाप के पास जाया करते थे। इसी तरह से 7 दिन और बीत जाते हैं और अगले वीकेंड पर दोबारा से जाने का जब प्लान होता है तभी संदीप के पास ऑफिस से कॉल आता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें अर्जेंट काम के लिए गुड़गांव जाना पड़ेगा। इस बात को जैसे संदीप संजना को बताता है तो संजना कहती है कि चलो ऐसा करते हैं, इस वीकेंड को मैं भी यहीं पर रहती हूँ, अगले वीकेंड पर चले जाएंगे। इसके बाद संदीप कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, माँ बाप के पास ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि वो हम लोगों की राह देखते हैं। भले ही वो तुमसे लड़ाई करती हो लेकिन पीछे से तुम्हारी बड़ाई भी करती है। अगर मैं नहीं जाऊं तो तुम्हें ज़रूर जाना पड़ेगा। संगीता इस बात को सुनकर कहती है कि मुझसे तो तुम्हारी माँ पहले से ही उखड़ी उखड़ी रहती है, बात बात पर ताने दिया करती है। उसके बाद संदीप उसे समझाता है, कहता है कि माँ है, माँ भले ही सामने से तुमसे कुछ भी कहती हो लेकिन पीछे से तुम्हारी बड़ाई किया करती है। इस बात को सुनकर संगीता राजी हो जाती है। संदीप जो कि अपने कुछ ऑफिस के काम को करने के लिए ग्वालियर चला जाता है और इधर जो संगीता है वो उसके माँ बाप के पास आ जाती है वीकेंड पे। डोरबेल बजाती है, अंदर से उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है संदीप की और सामने अपनी बहू को देखकर मुंह चढ़ा लेती है और कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है।
तो संगीता बताती है कि उन्हें तो कुछ ऑफिस का काम था, वो बता रहे थे कि सोमवार तक सुबह सुबह मैं आ जाऊंगा। अब इसके बाद संगीता अपनी सास के पैर छूती है और उसके बाद घर के अंदर जाती है। वहाँ पर ससुर जी मिलते हैं, उनके भी पैर छूती है। तो ससुर जी अच्छी तरह से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सास उसको कोई खास आशीर्वाद नहीं देती। इसके बाद वहाँ पर खाना पीना खाती है। खाने पीने खाने के बाद रात हो जाती है। रात को सभी लोग अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। रात के तकरीबन 3:30 बजे थे। 3:30 बजे संगीता के पास एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। उसके बाद जो संगीता है वो अपने भाई के पास फ़ोन करती है। उसका भाई का नाम था सचिन। सचिन को बुला लिया जाता। तकरीबन 4 बज गए थे। 4 बजे सचिन को अपने साथ लेकर वो वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलने लगती है। तभी सास ससुर उसको जाते हुए देखकर एकदम से उससे पूछते हैं कि बेटी कहाँ जा रही हो। तभी वह बताती है कि माँ बाबूजी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, संदीप का एक्सीडेंट हो गया है। इस बात को सुनकर संदीप के माँ बाबूजी भी उसके साथ ही बैठकर गाड़ी में चले जाते हैं। अब वहाँ से वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद सबसे पहले संगीता जाती है हॉस्पिटल वालों के पास, उनसे पूछती है कि कहाँ पर है वो। तो वो लोग बताते हैं कि आईसीयू के अंदर है। तो अब संगीता अपने सास ससुर को बाहर बैठा देती है, कहती है कि माँ जी मैं अभी देख कर आती हूँ, उसके बाद आप लोग चले जाना। माँ जो कि अपने बेटे की राह देख रही थी, अब इस बात को सुनकर उसकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। संगीता आईसीयू के अंदर घुसती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आंसुओं को पहुँचती है। पहुँचने के बाद देखती है कि उसका पति संदीप एक बेड के ऊपर पड़ा है। उसके सर पर काफ़ी ज़्यादा पट्टी बंधी हुई है और आंखें भी वो बड़ी मुश्किल से खोल पा रहा है। जैसे संदीप संगीता को देखता है तो वो उसे इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है, आंखों से इशारा करता है। तो संगीता संदीप के पास जाती है तो वो एकदम से कहता है कि संगीता मेरे माँ बापू का ख्याल रखना, मैं जाने वाला हूँ, मेरा टाइम आ गया है। इस बात को सुनकर संगीता मन ही मन टूट जाती है, लेकिन उसका धैर्य बढ़ाने के लिए वो उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे और हम दोनों उसी फ्लैट में रहा करेंगे। इसके बाद संगीता वहाँ से निकल आती है और जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी निकलने लगती है। इसके बाद उसे रोता हुआ देखकर उसकी सास और ससुर दोनों आईसीयू के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा एक बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई है और पूरी पट्टियाँ बंधी हुई हैं। इसके बाद जो माँ है उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इधर जो पिता है उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो लोग अपनी आंखों के आंसुओं को दबा रहे थे। जो संदीप है वो अपनी माँ से कहता है माँ अपना ख्याल रखना, और अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मेरा आपका साथ यहीं तक का था। इसके बाद संदीप अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं कि ऐसा करो, पेशेंट से ज़्यादा बात नहीं करनी है, अगर ज़्यादा बात करोगे तो इनकी हालत सीरियस है और ये ज़्यादा बीमार हो जाएंगे और कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहकर वो संदीप के माता पिता को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इतनी देर में जो संगीता के माता पिता थे जगदीश और कमला, वो भी हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। संगीता के पिता एक डॉक्टर थे, तो वो अंदर जाकर डॉक्टर से कुछ बात करते हैं और बात करने के बाद जैसे ही बाहर आते हैं तो वह अपने बेटे सचिन को बुलाते हैं। उसके कान में कुछ कहता है और इसके बाद जो सचिन है वो अपने अंकल आंटी को लेकर और अपनी बहन को लेकर जाने लगता है। कहने लगता है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, आप घर जाओ। इस बात में संगीता का पिता भी उन्हें फोर्स करता है और कहता है कि काफ़ी लंबा इलाज चलेगा, आप ऐसा करो आप घर चले जाओ। इसके बाद संगीता को और संगीता के सास ससुर को सचिन के साथ घर भेज दिया जाता है। इधर जो संगीता की मम्मी थी कमला, वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इनको घर क्यों भेज दिया। उसके बाद जो संगीता के पिता हैं वो उसकी मम्मी को बताते हैं कि दामाद जी का देहांत हो गया है और यह बात मैं अगर इनको यहाँ पे बताता तो ये इस बात को सहन नहीं कर पाते और मामला संभालना काफ़ी भारी हो जाता। मैंने सचिन को बता दिया है, वहाँ जाकर वो उन्हें आराम से बता देगा। इस बात को सुनकर संगीता की मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इसके बाद संगीता के सास ससुर घर जाते हैं। घर जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी सुबह का टाइम हो गया था और कुछ रिश्तेदार भी घर पे आने लगे थे। उन रिश्तेदारों को देखकर जो संगीता है वो अपने भाई सचिन से कहती है आखिर बात क्या है, तुम मुझे बात क्यों नहीं बता रहे। उसके बाद सचिन उन लोगों को हकीकत बताता है। वो बताता है कि दीदी जीजाजी इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात को सुनने के बाद जो संगीता है वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसकी रोने को सुनकर उसकी जो सास थी वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माहौल गमगीन हो जाता है। इधर उसका भाई सचिन वो भी रोने लगता है। जो रिश्तेदार थे उनको संगीता के पिता ने भेजा था। उसने सोचा था कि घर पे रिश्तेदार पहुंच जाएंगे, उसके बाद जब ये बात पता चलेगी तो वो लोग सिचुएशन को संभाल लेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद संगीता का पिता संदीप की डेड बॉडी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वो आता है, गाड़ी गली में आती हुई दिखाई देती है परिवार वालों को, तो उन लोगों का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। एक तरह से बहुत ही बुरा माहौल वहाँ पे प्रतीत हो रहा था। जो भी उस माहौल को उस मंजर को देख रहा था, क्योंकि संदीप की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी दोस्तों, लगभग 28-30 साल के समथिंग थी। अब इसके बाद जो संदीप के घर वाले हैं वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। संदीप की बॉडी को
एम्बुलेंस से बाहर निकाला जाता है। एम्बुलेंस से निकालने के बाद जो जगदीश जी हैं संगीता के पिता, उन्होंने रिश्तेदारों को तो पहले ही बुला लिया था। अब उनकी सहायता से वो जल्द से जल्द संदीप का अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़्यादा देर इस बॉडी को घर पे रखा गया तो मामले को संभालना भारी पड़ जाएगा। इसके बाद जल्द से जल्द संदीप का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद संदीप की 13वीं हो रही थी। 13वीं जैसी कंप्लीट होती है, जो सरला देवी हैं संदीप की माता, उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा सा संभाल लिया था। तभी वह अपनी बहू संगीता को देखती हैं और देखते ही एकदम से उससे कहती हैं कि अब तू यहाँ क्या करेगी, तू भी अपने घर को जा, अब 13 दिन हो चुके हैं, अब तेरा यहाँ पर क्या काम, तू अपनी दूसरी शादी कर लेना, मेरे बेटे को तो खा चुकी है। इस बात को बाहर खड़ा हुआ संगीता का पिता भी सुन रहा था, जगदीश जी। जगदीश जी जैसे इस बात को सुनते हैं तो वो कमरे के अंदर आते हैं और कहते हैं कि बेटी चलो, अब तुम यहाँ पर क्या करोगी, तुम्हारी सास सही कह रही है, तुम दूसरी शादी कर लो। इसके बाद जो संगीता है वो चुप है, थोड़ी देर चुप्पी को साधती है और अपने आप को संभालते हुए अपने पिता से कहती है कि पिताजी, ये मेरा ससुराल है और आपका यहाँ पर ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, आप अपने घर जाओ, मैं यहीं पर रहूँगी, अपने सास ससुर की सेवा करूँगी। इस बात को सुनकर जो सास थी वो भी हैरान हो जाती है कि जिस बहू को मैं अब तक इतना गलत समझ रही थी, वो मेरे बेटे के मरने के बाद भी मेरी सेवा करने के लिए बोल रही है। तभी जो सास है सरला देवी, वो एकदम से अपनी बहू से कहने लगती है कि बहू, हम इसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, तुम जाओ, तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। इस बात को सुनकर जो संगीता है वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मैंने अपने पति से मरते हुए एक वादा किया था और उनका अंतिम वादा मैं ज़रूर निभाऊंगी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि तुम मेरे माँ बाप की देखभाल करोगी, तो मैं आपकी देखभाल करूंगी और मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी। ऐसा कहकर वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इसी घर में रहना है, आपको अगर जाना है तो आप जाओ, मैं तो यहीं रहकर अपने सास ससुर की सेवा करूंगी। इसके बाद जो संगीता के ससुर हैं वो भी अपनी बहू से कहते हैं कि बेटी ऐसा नहीं करते, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है और हमारी ज़िंदगी तो सारी के सारी पार हो गई है, अब अच्छाई इसी में होगी कि तुम दूसरी शादी कर लो, अपने पिता के साथ चली जाओ। लेकिन जो बहू है वो साफ इनकार कर देती है, कहती है कि मैं अपने सास ससुर की सेवा करूँगी। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। जो संगीता का पिता था वो वहाँ से अपने घर चला गया था। शाम को संगीता अपनी सास से पूछती है कि माँ जी बताओ खाने में क्या खाओगी। अपने ससुर से भी पूछती है कि बाबूजी आप क्या खाओगे। तो उनके कहे अनुसार वो खाना बनाने लगती है। जैसे वो खाना बना रही थी तो जो उसकी सास है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो सोचती है कि मैं अब तक इसको गलत समझी थी। मैं समझ रही थी कि ये मेरे बेटे को बहला फुसलाकर गांव से शहर में ले गई नौकरी के बहाने से, लेकिन ये तो हमारी बहू ऐसी है कि हमारा बेटा बनकर साथ दे रही है। इसके बाद अगला दिन होता है और अगले दिन सुबह सुबह जो संगीता है वो अपने सास ससुर के लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद वो अपने सास ससुर से कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ माँ बाबू जी, मुझे कुछ काम है, उस काम को करने के बाद मैं सीधा यहीं पे आऊँगी और मैं अपनी नौकरी भी यहीं आसपास में ही ढूंढ लूँगी ताकि मैं नौकरी भी कर सकूँ और आप सभी की सेवा भी कर सकूँ। इधर जो उसका ससुर है वो कहता है कि बेटी मैं कुछ काम कर लेता हूँ, बुढ़ापे में खाली कहाँ बैठूँगा। तभी अचानक से संगीता कहती है कि बाबूजी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ आपकी पूर्ति पड़ती रहेगी और मैं आपके लिए कमा कर लाती रहूँगी। इस बात को कहकर वो घर से निकल जाती है, सीधा अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस में जितना भी स्टाफ था सभी को यह बात पता चल जाती है। लंच से पहले वो काम करती है। लंच के समय पर जब सभी लोग बैठे थे तो सभी लोग उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन तभी वो हंसते हुए उनसे कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, अच्छी भली हूँ और ये तो ज़िंदगी का फेर है, ऐसा तो होता ही है। ऐसा कहकर वो भी खाना खाने लगती है और ऑफिस का स्टाफ भी खाने खाने लगता है। इसके बाद जो संगीता है वो अपने बॉस सतेंद्र के पास जाती है और उनसे कहती है कि सर एक हेल्प चाहिए। इस बात को सुनकर सतेंद्र एकदम से संगीता से कहता है कि बताओ आपको क्या हेल्प चाहिए। अगर मैं आपके ज़रा सा भी काम आ पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, क्योंकि उसे भी पता था कि इसके पति की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद संगीता कहती है कि सर आप मेरा रेजिग्नेशन ले लो, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती, मैं अपने घर के आसपास ही काम ढूंढूंगी, क्योंकि पति के जाने के बाद मेरे सास ससुर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है। इस बात को सुनकर सतेंद्र जो उसका बॉस था वो कहता है कि आपने इस कंपनी में दिल लगा के कई सालों से काम कर रहे हो, तो आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करूँगा, आपको रिजाइन नहीं देना होगा। ऐसा कहकर वो संगीता से कहता है कि मुझे 1-2 दिन दो, 1-2 दिन में मैं आपको कुछ बताता हूँ। उसके बाद संगीता अपने घर चली जाती है। 1-2 दिन अपने सास ससुर की सेवा करती है। तभी उसके बॉस सतेंद्र का फ़ोन आता है और वो कहता है कि संगीता तुम्हें रिजाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है और उससे आप घर से ही काम कर सकती हो। इस बात को सुनकर संगीता थोड़ी सी खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सर, आपने मेरी नौकरी भी बचा ली और साथ साथ में मैं अपने सास ससुर की भी सेवा कर सकती हूँ।
इसके बाद संगीता अब घर से ही काम किया करती, अपने सास ससुर की सेवा करती, उनकी देखभाल किया करती। इधर जो उसके सास ससुर हैं वो उसकी हालियत को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वह चाहते थे कि अगर संगीता शादी कर लेती है तो अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी सकती है। इस बात को वो बार बार संगीता से कहते भी हैं कि बेटा हमारी ज़िंदगी तो अब निकल गई, तुम अपनी शादी कर लो, क्यों अपनी ज़िंदगी हमारे ऊपर ख़राब कर रही हो। लेकिन संगीता उनकी एक नहीं सुनती और इसी तरह से टाइम बीतता रहता है। अब एक दिन सतेंद्र को कुछ अर्जेंट काम था, दरवाजे की बेल बजती है और जैसे ही संगीता दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसका बॉस सतेंद्र खड़ा हुआ था। सतेंद्र घर के अंदर आता है, जो संगीता के सास ससुर थे उनके पैर छूता है और दुआ सलाम करता। दुआ सलाम करने के बाद बताता है कि मैं संगीता का बॉस हूँ। तो संगीता कहती है कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम था तो आप मुझे बता देते, मैं आ गई होती। तभी उसका बॉस कहता है कि काम अर्जेंट था और इतनी देर में तुम आती उससे पहले मैं आ ही गया। उसके बाद थोड़ा बहुत वो काम करते हैं। काम करने के बाद जो संगीता की सास है वो उनसे कहती है कि अगर बेटे कुछ चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। इसके बाद जो सतेंद्र है वो कहता है कि माँ जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस थोड़ा सा काम है, काम करने के बाद मैं चला जाऊँगा। वो वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो बार बार संगीता के घर पर आने लगता है। इस बात को देखकर जो संगीता की सास ससुर हैं वो सोचते हैं कि शायद ये जो इसका बॉस है ये इसे अच्छा लगता है। तो जो संगीता का ससुर है वो संगीता की सास से कहता है कि तुम ऐसा करना, बहू से एक बार पूछ लेना, अगर ये लड़का उसे अच्छा लगता है तो इसी से उसकी शादी करा देंगे। इसके बाद जो संगीता की सास है वो संगीता से पूछती है कि बेटी अगर तुम्हें ये लड़का अच्छा लगता हो तो हम तुम्हारी इसी से शादी करा देंगे। इस बात को सुनने के बाद जो संगीता साफ इनकार कर देती है, कहती है कि माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद संगीता अपने बॉस के पास फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि सर आप चाहे तो मेरा रिजाइन ले लो, लेकिन बार बार मेरे घर पे मत आया करो। यहाँ पे समाज भी है, मोहल्ले वाले भी हैं और अगर आप रोज़ रोज़ मेरे घर पे आओगे तो लोग कुछ भी समझ सकते हैं। इसके बाद उसका बॉस कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, रिजाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस से ही ऑनलाइन काम कर लिया करूँगा। अब इसके बाद जो संगीता के सास ससुर हैं वो संगीता के पिता से भी बात करते हैं फ़ोन पर। उससे कहते हैं कि एक लड़का है जो घर आता है और हो सकता है तुम्हारी बेटी को वो पसंद हो, तो हमारी वजह से वो शर्मा रही हो तो तुम एक बार बात करके देख लो, अगर हो जाए तो इसकी शादी उससे करा देना। ऐसा कहकर जो संगीता का पिता है उसका संगीता के पास फ़ोन आता है और सतेंद्र के बारे में वो पूछते हैं। लेकिन उसके बाद संगीता अपने पिता से कहती है कि पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, माँ बाबूजी को कोई गलतफहमी हुई है और इसी वजह से उन्होंने आपके पास फ़ोन कर दिया है। तभी एक दिन सुबह सुबह संगीता चाय लेकर अपने सास ससुर के कमरे में आती है, लेकिन वहाँ कमरे के अंदर कोई भी नहीं था तो केवल टेबल के ऊपर एक खत था। उस खत को संगीता उठाती है और जैसी पढ़ती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी थोड़ी देर में उसका पिता भी आ जाता है। दरअसल दोस्तों जो संगीता के सास ससुर हैं वो घर छोड़कर जा चुके थे दूसरे शहर में। उसके ससुर ने एक वृद्धाश्रम देख लिया था और उसी वृद्धाश्रम में जाने के लिए वो घर से निकले थे। संगीता के सास ससुर घर पर अपना फ़ोन और कागजात वगैरह छोड़ के गए थे। जैसे ही वो लोग स्टेशन पर पहुँचते हैं तो संगीता के पिता के पास फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, हमारी वजह से आपकी बेटी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी बहू की हालत ऐसी हो। इसी वजह से हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं और आप जल्द से जल्द घर पहुंच जाइए ताकि आप अपनी बेटी को संभाल सको। अब जैसे ही संगीता का पिता वहां पर आता है, अपनी बेटी को रोते हुए देखता है तो वो उसे संभालता है और उसे दिलासा देता है। कहता है कि बेटी अब तुम अपने सास ससुर का पीछा छोड़ दो और तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। अब इसके बाद जो संगीता है वो दोराहे पर खड़ी है, वो अपने सास ससुर को ढूंढने के लिए जाए या फिर अपनी दूसरी शादी करके नया जीवन स्टार्ट करे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल समाज के अंदर की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप लोगों के समक्ष रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख ले सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।